यूसुफ किरमानी सर, एक तो आरिफ मोहम्मद खान साहब को लेकर के ये जो आरोप प्रत्यारोप हैं, उसको बिहार की सियासत के हिसाब से आप कैसे देख रहे हैं? और दूसरा, नीतीश कुमार को लेकर के जो चर्चाएं इस समय चल रही हैं, जिसका भी जिक्र संजीव सर भी कह रहे हैं, उस बात पे कुछ ना कुछ निश्चित तौर पे, तो ये जो फील्डिंग भाजपा ने लगाई है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या माना जाए इसको लेकर के? बहुत शुक्रिया राम प्रकाश जी। आरिफ मोहम्मद खान के बारे में ये जो है विचार, उसकी तिलांजलि दे देनी चाहिए कि वो एक जो है बहुत प्रगतिशील मुसलमान हैं। वो उतने ही दकियानूसी हैं जितने बाकी जो ओवैसी साहब को गिना जाता है। उसी तरह से ये लोग पोस्चर अपना बताते हैं। तमाम मुद्दे ऐसे होंगे जिस पे चुप रह जाएंगे और तमाम मुद्दे ऐसे होंगे जिस पे ये बोल जाएंगे। आरिफ मोहम्मद खान के तमाम दृष्टांत मौजूद हैं। जब मुसलमानों के बारे में इनको बोलना चाहिए था तब ये चुप रहे थे। तो ये जो फर्जी राष्ट्रवादी मुसलमान पैदा हो गए हैं देश में और जो इनको तमगा दिया जा रहा है वो ज्यादा उचित है कि ये फर्जी राष्ट्रवादी मुसलमान हैं। और मेरा ये आरोप है, सीधा सीधा यह कहना है मेरा, कि ये भाजपा के एजेंट हैं। केरल में हमने देखा जिस तरह से इन्होंने वहां की चुनी हुई सरकार को परेशान करने की कोशिश की तमाम मुद्दों पर, वीसीज की नियुक्तियों में, गवर्नमेंट की नियुक्तियों में। तो इन्होंने मतलब ये तो भाजपा एजेंट के रूप में काम कर रहे थे केरल में। तो हम कैसे मान लें कि ये एक मुसलमानों के को खुश करने के लिए उनकी बिहार में नियुक्ति की गई और मुसलमान उससे खुश हो जाएंगे? क्या बिहार का मुसलमान इतना गया गुजरा या अनपढ़ है जो इन सारी घटनाओं को नहीं जानता होगा कि केरल में इनके जो पाप हैं आरिफ मोहम्मद खान के, क्या वो 2-4 दिन में धुल जाएंगे? तो आरिफ मोहम्मद खान बहुत ही जो शब्द अभी संजीव जी ने किया, वो है अवसरवादी। अवसरवादी ये है, और तमाम भाजपा में ऐसे मुसलमानों की बाकायदा जमात इकट्ठी हो गई जो अवसरवादी हैं, जिनको कोई ना कोई काम निकलवाना है, जिनको अपने ट्रस्ट की सुरक्षा करनी है, जो चंदा मिलता है उनको, जिसमें आरिफ साहब का भी एक ट्रस्ट है जिसको चंदा मिलता है भरपूर। तो ये सारी चीजें मीडिया में नहीं आ रही हैं और आरिफ खान साहब जो है एक अल्गेरियन चेहरा लिए हुए तमाम मंचों पर नजर आते हैं और ऐसे बात करेंगे कि जैसे कि मुसलमानों पे, कि मुसलमान इस देश में जो है वो बहुत पिछड़ा है और बहुत अनपढ़ है। तो वो पता नहीं किस सन में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में थे, एएमयू में, मुझे नहीं याद है वो सन, लेकिन मुसलमान उससे काफी आगे निकल चुका है भारत का। और अब शायद आरिफ खान साहब के पास डेटा वगैरह नहीं है कि मुसलमानों का क्या योगदान है इस जीडीपी में, या मुसलमानों ने उनके बाद कितनी तरक्की की है इस देश में। तो ये जो बीजेपी के जो एजेंट बन के आरिफ साहब काम कर रहे हैं, तो इनको इसी के तहत बिहार में भेजा गया है कि जब भी कोई निर्णायक लड़ाई का मौका आएगा तो ये बीजेपी की मदद करेंगे, बीजेपी के साथ खड़े होंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें किसी को गलतफहमी नहीं होना चाहिए कि ये मुसलमानों के कुछ काम आएंगे या मुसलमानों की जमातों को अपने गवर्नर हाउस में बुलाकर जो है वो हलवा रोटी खिलाएंगे या उनको शाबाशी देंगे। ऐसी गलतफहमी इनके बारे में नहीं पाली जानी चाहिए। और आपका राम प्रकाश जी, मैं दूसरा सवाल क्या था, मैं भूल गया, वो याद नहीं रहा। दूसरा सवाल जी नीतीश कुमार को लेकर के था, नीतीश कुमार को जी लेकर के जो भी चर्चाएं चल रही जी हैं। जी 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 जी। देखिए, नीतीश कुमार के बारे में अभी संजीव जी बता रहे थे कि उन्होंने एक मतलब एक जिसे कहते हैं कि ऐसा लग रहा है उनके जो गतिविधियां जो उनकी बता रही हैं कि वो बीजेपी से खुश नहीं है। ऐसा ना होता तो बीजेपी अचानक पिछले 2 दिनों से उनको खुश करने में जुटी हुई है। गिरिराज सिंह के जिस बयान की आज बात की गई है, तो उन्होंने उड़ीसा और के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक का नाम लिया और साथ में नीतीश कुमार का नाम लिया। तो ये खुश करना हुआ एक तरह से कि नीतीश कुमार को खुश किया जा रहा है कि आप नाखुश हैं तो आप मान जाइए। और अ, जो सम्राट चौधरी हैं और ये बाकी जो लोग हैं, इन्होंने भी बयान दिया है कि अगला चुनाव जो है हम लोग नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ेंगे। ये सारा आईवाश है। हम लोग महाराष्ट्र की घटनाक्रम को देखें, अगर महाराष्ट्र के चुनाव, विधानसभा चुनाव के दौरान, तो अमित शाह का पहला बयान क्या आया था कि अभी तो शिंदे साहब मुख्यमंत्री हैं। उसके बाद जब चुनाव प्रचार शुरू हुआ और रैलियां होने लगी और पत्रकारों ने जो सवाल किया, तो अमित शाह ने साफ साफ कहा कि जो है फडणवीस जी जो है अगले मुख्यमंत्री होंगे। तो ऐसा लगता था कि जैसे अमित शाह जी को अपना रिजल्ट मालूम है, महाराष्ट्र में रिजल्ट क्या आने वाला है, कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनेगी और सबसे बड़ी पार्टी के नेता के रूप में देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ये पहले ही अमित शाह ने पोजीशन ले ली। यही सेम लैंग्वेज, सेम भाषा शैली है, सेम स्टाइल है जो बिहार के मामले में यूज की गई है। जब उनसे पूछा गया कि साहब नीतीश कुमार जी
के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा अगला, तो उन्होंने कहा कि हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग होगी जिसमें हम नेता के बारे में, का चयन के बारे में बात करेंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ? है ना, अमित शाह जी ये भी तो कह सकते थे कि इसमें कोई दो राय नहीं कि हम नीतीश कुमार जी को अगला मुख्यमंत्री बनाएंगे या नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। उनकी पार्टी बेशक अब ये कह रही है, सम्राट चौधरी बेशक ये बात कह रहे हैं, गिरिराज सिंह बेशक ये बात कह रहे हैं, लेकिन वो भारत रत्न भी मांग रहे हैं। तो कुल मिला के जो एक घालमेल है बीजेपी का नीतीश कुमार को बिल्कुल। लेकर, उससे क्लियर है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी थिंकिंग चल रही है जिसमें नीतीश कुमार को बदला जाएगा, और नीतीश कुमार ने इसकी आहट भांप ली है, इसकी आहट महसूस कर ली है कि उन्हें हटाया जा रहा है या उन्हें बनाया जा रहा है। तो नीतीश कुमार अब किस तरह से इसका फायदा उठाते हैं, आरजेडी के साथ हाँ, मिलते हैं, या क्या उनका अगला कदम होता है, इस पे हमें देखना बिल्कुल। होगा। जी। यूसुफ सर, हम लोग जब ये सारी चीज कर रहे हैं, नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की बात हो रही है, अब नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के शिकंजे में है फिलहाल, की भाजपा के लिए वो शिकंजा तैयार कर रहे हैं, ये तो फिलहाल समय बताएगा। लेकिन अभी की अगर हम बात करें, एक और जिक्र जो कि अनिल सर ने नाम प्रशांत किशोर का ले लिया, तो प्रशांत किशोर को अगर हम इन सारी चीजों के साथ कनेक्ट करके देखें तो वो कितना फिट बैठ रहे हैं अभी। आप चूंकि बाहर बैठे हैं बिहार के लोगों ने तो उनका बहुत सारी चीजें देख रखा है, आप दिल्ली में बैठे हैं, क्या कुछ माना जाए प्रशांत किशोर के लिए बिहार की सियासत के हिसाब से? और दूसरा कि जब नीतीश कुमार की को लेकर की ये सारी बातचीत हो रही है, आरजेडी की तरफ से जो बयान आ रहे हैं वो भी ये दिखा रहे हैं कि बहुत अच्छे संबंध है तेजस्वी यादव और आरजेडी नीतीश कुमार के। कोई नीतीश कुमार को लेकर के इस तरीके से हमलावर नहीं है, जबकि अगले साल इलेक्शन होना है। बहुत शुक्रिया राम प्रकाश जी। देखिए, पहले हम बात कर लेते हैं जो वहां पे नई पार्टी लॉन्च किया, स्वराज स्वराज वाली। तो जी। प्रशांत किशोर की हैसियत जो है इस समय बिहार में कोई बहुत ज्यादा निर्णायक स्थिति नहीं है। अभी जो बाई इलेक्शन हुए थे उसमें उन्होंने अपने कैंडिडेट्स खड़े किए थे, सभी की जमानत जब्त हो गई, कोई नामलेवा नहीं है उनका। और उससे पहले उन्होंने यात्रा की थी पूरे बिहार की, और बिहार के मुसलमानों पर उन्होंने फोकस किया था बाकायदा, और तमाम चीजें मुसलमानों के लिए जो भाषण, एक लच्छेदार भाषण होता है, वो प्रशांत किशोर ने सारा दिया। और उनका भी वही है, तरीका वही था कि डिवाइड करो, मुसलमानों को बाकायदा डिवाइड कर दो पूरे उसमें, जिससे कि उनके जो वोट है वो बढ़ जाए, और उसका फायदा जाहिर सी बात है कि बीजेपी को होगा। तो प्रशांत किशोर भी बीजेपी के ही व्यक्ति हैं, बीजेपी के ही एजेंट हैं, बीजेपी द्वारा पेश किए गए हैं बिहार की राजनीति में डिवाइड करने के लिए, और बीजेपी उनको अपनी तरह से यूज करती है। वो तमाम दलों में गए तो वो बीजेपी ने भेजा उनको तमाम दलों में, उन दलों ने उनके आभा मंडल से प्रभावित होकर उनको जरूर आमंत्रित किया, लेकिन वहां सारी कारस्तानी वो जो बीजेपी की थी, उनकी जो मार्केटिंग कर रहे थे जो लोग दिल्ली में, वो सारे के सारे बीजेपी के लोग थे, और उस मार्केटिंग के दम पर बीजेपी ने उनको स्थापित किया बिहार की राजनीति में। और बीजेपी ये सोचती है कि वो मुसलमानों के वोट बांटने में कामयाब रहेंगे, लेकिन हमने देख लिया अभी बाई इलेक्शन में उनको कोई उसका रिजल्ट नहीं मिला, और आगे भी वो बिहार की राजनीति में कोई भी उनका महत्व नहीं है, ना कहीं उनको गेन होगा। मैं कितना सही हूँ ये हेमंत जी और संजीव जी बताएंगे कि प्रशांत किशोर की हैसियत इस समय बिहार की पॉलिटिक्स में क्या है, लेकिन मैं दिल्ली से देख रहा हूँ कि उनकी हैसियत जरा भी नहीं है बिहार में। और उन्होंने कोशिश की है, पैसा उनके पास अथाह है, जो उन्होंने ममता बनर्जी से मिला है, कांग्रेस से मिला है, जो उन्होंने पॉलिटिकल फीस होती है जो उन्होंने वसूल की है, तो उस पैसे का इस्तेमाल वो बिहार में कर रहे हैं। ठीक है, लोग अपना जो वहाँ रोजगार पाए हुए हैं, उनके साथ उनकी पार्टी में 2-4 लोग, 10 लोग हैं जो उनको रोजगार मिला हुआ है, बस उतना ही है। और अब आपका दूसरा सवाल क्या था राम प्रकाश जी? नहीं, मैं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की बात कर रहा था हाँ जी। कि आरजेडी की तरफ से जो स्टेटमेंट आ जी रहे हैं। देखिए, अगर अगर आप आरजेडी के नेताओं के बयान देखें या खास तौर से तेजस्वी यादव के बयान देखें, तो वो उस शख्स ने, वो इकलौता शख्स है जो जिसने कभी भी नीतीश कुमार के खिलाफ कोई निगेटिव बात नहीं कही, जिसने नीतीश कुमार के खिलाफ कोई अपशब्द नहीं बोला, जिसने नीतीश कुमार को कभी गलती से भी ऐसा वर्ड नहीं यूज किया जिससे कि नीतीश कुमार नाराज हो जाए। तो आरजेडी का जो वहां पे पूरा नीतीश कुमार को लेकर हमेशा ये रुख रहा है कि कभी कल को समझौते की स्थिति बने, कल को कंप्रोमाइज करना पड़े, तो ये
कंप्रोमाइज आसानी से हो जाए। इसलिए वहां पे बाकायदा मुझे ऐसा लगता है, जो मेरे पास सूचना है, कि आरजेडी नेताओं को बाकायदा मैसेज भेजा गया है कि आप नीतीश कुमार के बारे में कोई भी अपशब्द या कोई भी गलत बयानी ऐसी ना करें जिससे कि बाद में संबंध खराब हो जाए। तो अभी तक तेजस्वी बोल जाते हैं कभी कभी नीतीश कुमार के खिलाफ, लेकिन उन्होंने कभी नीतीश कुमार के सम्मान में कोई ऐसी बात नहीं कही है जिससे नीतीश कुमार चिढ़ जाएं। और जिस तरह से अमित शाह को लेकर या मोदी को लेकर तमाम कांग्रेस के नेता बयान देते हैं जिससे तल्खी बढ़ती जा रही है, उस तरह का आरजेडी और नीतीश कुमार में अभी तक कोई ऐसी तल्खी नहीं आई है कि उनकी बातचीत भी बंद हो जाए। तमाम ऐसे सूत्र हैं आरजेडी में भी, तमाम ऐसे सूत्र हैं नीतीश कुमार के भी, कि वो बाकायदा लालू यादव से उनकी बात होती है, लालू यादव से उनकी मुलाकात होती है। तो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज की सिचुएशन आरजेडी और नीतीश कुमार की पार्टी में बन सकती है। और जो अभी बात हो रही है, जो अभी बहुत सारी तस्वीर जो है बिहार की खुल के आनी है। मुझे लगता है कि अगले एक हफ्ते के अंदर कुछ ना कुछ बिहार में एक नई तस्वीर सामने आएगी जिसमें नीतीश कुमार को बोलना ही पड़ेगा, और उनका बयान मुझे लगता है कि 1-2 दिन के अंदर आ जाएगा, सारी ही स्थिति साफ करते हुए। जी राम प्रकाश जी, शुक्रिया।